मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये बात नाराजगी तक पहुंची, उन्होंने कहा नहीं हम 16 की मिडनाइट से पहले के याचियों को सुनेंगे। फिर आया मामला इसमें वर्गीकरण का, क्योंकि इसमें साइंस, आर्ट्स, महिला, शिक्षा मित्र वाले वर्गीकरण बताए गए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाति आधारित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, इनका डेटा चाहिए कि इसमें कौन कौन कितने कितने हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने यही कहा और बाद में ये भी क्लियर किया कि अगर किसी का फीमेल, साइंस, आर्ट लिखा हुआ उस कैटेगरी में तो उसे रहने दिया जाए, उसे हटाया ना जाए। अच्छा, कोई इशू नहीं अब है, इसका कोई मतलब क्या है? इसका ये मतलब क्या है? ये उनका सिर्फ क्लियर इंटेंशन ये था कि जो रिजर्वेशन है उसके आधार पे जो है उसका फिट का देखा जाएगा, मुझे लगता है। ओके, मतलब मतलब ये वकील साहब, मतलब ये वकील साहब के रिजर्वेशन के अतिरिक्त वो कोई आधार स्वीकार नहीं करेंगे और रिजर्वेशन के नियमों का पालन होगा ही होगा, जो भी वो ऑर्डर पास करेंगे। जी जी जी, कैटेगरी उसी हिसाब से बनी है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए जो डिसाइड है वही रहेगा और जो जनरल कैटेगरी के लिए डिसाइड है उसी हिसाब से डाटा वेरीफाई होने हैं। अब आप मुझे एक बात और समझाइए। मान लीजिए, फर्ज कर लेते हैं कि ये जो 14,851 लोग 16 तारीख तक पेटिशनर थे इस मामले में हैं, उनमें से अगर सभी लोगों का डेटा प्रस्तुत किया जाए जनरल, ओबीसी, एससी एसटी वाइज कोर्ट के सामने, और वो जो ब्रैकेट बना हुआ है परसेंटेज हर जाति का, उसके हिसाब से फिट नहीं होता है। सपोज कर लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट 50% से ज्यादा हो जाते हैं, इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी? जी, कैटेगरी का मतलब ये नहीं था कि टोटल वैकेंसी की कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। कैटेगरी का ये था कि कट ऑफ की बात कर रहे थे, कट ऑफ की बात कर रहे थे कि जनरल कट ऑफ ये होना चाहिए, ओबीसी या ऐसे कट ऑफ नीचे होना चाहिए। वो कट ऑफ के लिए वो कैटेगरी का फॉलो कर रहे हैं, न कि टोटल। ऑलराइट, और थैंक यू सो मच क्लियरेंस के लिए। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बीच में बोल रहे थे, मैंने रोक दिया था, अब आप अपनी बात कहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, जो नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपसे बेहतर तो और कौन समझेगा? राहुल जी, I am agree with the brother. ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो वकील साहब, अब इस बात के बाद से उन्होंने तारीख लगा दी। उन्होंने कहा कि भाई डेटा हमको दीजिए जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का, और उसके बाद हम सुनेंगे। तो अगली तारीख कौन सी लगाई है? 29 जनवरी 1 बजे। 29 जनवरी दोपहर के 1 बजे। तो जो मित्र ये देख रहे हैं लाइव, वो लोग इसको स्पष्ट समझ लें, कुछ कंफ्यूजन था, अब ये दूर कर दिया वकील साहब ने। 29 जनवरी दोपहर के 1 बजे, यानी एक हफ्ते बाद। जी जी जी, ठीक है। अब वकील साहब मुझे एक बात समझाइए। जी जी, शशिपाल जी, शशिपाल जी प्लीज कम इन, आइए। मैं संदीप भैया से इसी पे टोकना चाहता हूं कि भैया जैसे सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे तो लंच हो जाता है, तो क्या हमारा मुकदमा जज साहब लंच टाइम में सुनेंगे? उन्होंने कोर्ट मास्टर से स्पेशली कहा कि 1 बजे ही लगाइए, वो वहां डिस्कशन होके ही 1 बजे लगा हुआ है। लॉर्डशिप बहुत मतलब हम लोग केयर कर रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे उस दिन। और कितनी बढ़िया इसका बात। मतलब जी शशिपाल, इसका मतलब ये हुआ सर ना कि अब सोच लीजिए कि लंच टाइम में जज साहब अगर मुकदमा लगा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि जज साहब हम लोगों को देने के लिए कितना, मतलब कितने बेकरार हैं और कितने हमसे ज्यादा वो समझ ले कि अधीर और व्याकुल है कि लंच टाइम में समझ ले कि हम लोगों को मुकदमा लग रहा है। ये भी अपने आप में एक अनोखा ही मुकदमा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, कुछ कहना है आपको? मैं अगला सवाल पूछूं या आपको पूछना है? जी जी संदीप जी। जी, मैटर को लेकर जज साहब बिल्कुल पॉजिटिव है और स्टेट भी पॉजिटिव नजर आई है, और इसमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। अब ये बताइए संदीप साहब, देखिए आपने बड़ी राहत दे दी राहुल जी को और शशिपाल जी को। ये जो आपने आखिरी वाक्य बोला है ना, इसने बड़ी राहत दी है, बहुत राहत दी है। और ये जो लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, और ये जो वीडियो बाद में भी देखेंगे, वो आपकी बात सुन के चैन से सो पाएंगे।
29 तारीख तक, जो भी जी, याची जी। है उन 14,851 में से। सर लेकिन मेरा काम सवाल पूछना है, वो मैं पूछूंगा। और मेरा सवाल ये है कि जो 16 दिसंबर को सुनवाई हुई थी और जो 22 जनवरी को सुनवाई हुई है, इन दोनों ही डेट्स में जजेस के अप्रोच में कोई फर्क आपको दिखा? कोई जेनरॉसिटी का फर्क दिखा? कोई जो आगे बढ़कर नौकरी देने वाली बात जज साहब की तरफ से पिछली तारीख में आई थी, उस उत्साह में आज कोई कमी दिखी आपको? जी बिल्कुल नहीं, माननीय जज साहब ने बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ा उत्साह में, वही उत्साह के साथ आज आगे बढ़े हैं और हमेशा ऐसा इस मैटर में लगा कि बच्चों के साथ ही खड़े हैं, जो भी बच्चे 16 से पहले आए हैं उनके साथ ही खड़े हैं, ऐसा आज भी बिल्कुल स्पष्ट था उनके साथ। एग्री एग्री कोई भी एग्री उनका एग्री अप्रोच में अंतर नहीं था, बिल्कुल वही अप्रोच लेके चले थे जो 16 तारीख को था। एग्री। वाह, बड़ी बड़ी राहत देने वाली बात है ये द्विवेदी जी, बहुत राहत देने वाली बात है ये। और शशिपाल जी मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में आज कह रहे थे, वैसे तो मुझे अपने पत्रकारीय मूल्यों के हिसाब से इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसका छोटा सा अंश सार्वजनिक कर देता हूं। शशिपाल जी ने आज की सुनवाई के बाद ये बात कही कि चाहे कुछ भी हो, भगवान मेरा भला करेंगे। ये बात उन्होंने पिछली बार सार्वजनिक रूप से कही थी, आज की सुनवाई के बाद भी कही। और राहुल जी, ये उनका अटूट जो विश्वास है ईश्वर पर और इस न्यायिक प्रक्रिया पर, ये बड़ा अद्भुत है। अभी कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी भावनाओं से भरा होता है ना, तो उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। संदीप जी, अभी मैं इनके चेहरे को देखकर ऐसी ही स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। जी जी राहुल जी, बोलो। अवश्य। जब पहली बार शशिकांत ने मुझसे बात किया था, लगभग आज से 12 वर्ष पहले, तो मुझे ऐसा फील हुआ था, इनका बिहेव ऐसा था कि मैं भगवान हूं, ये भक्त हैं। अरे फर्स्ट टाइम की बात मैं बोल रहा हूँ इस बात को, 12 साल पहले की बात है। जी, इनकी आस्था आज तक इसके जिंदा रखी हुई है, इनकी आस्था। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं शशिपाल जी, अब उनको भी सुन लीजिए आप। जब मैं उस समय सर 12 साल पहले जब सोशल मीडिया पे आया था सर, तो तमाम लोग पोस्ट लिखते थे किसी भी टॉपिक पे। उस समय नया विज्ञापन, पुराना विज्ञापन, क्लासिफिकेशन, सही बताऊं तो मुझे सर सर्विस रूल का कखा भी नहीं पता था। लेकिन जब राहुल भाई के मैं पोस्टें पढ़ता था, देखता था, इतनी तार्किक और इतनी बेहतरीन बातें लिखते थे कि मुझे मैं का मतलब दीवाना हो गया था। मुझे लगा कि यार इतने बेहतरीन आदमी हमको कैसे मिलेंगे। और जब पहली बार इनसे बातें हुई ना, तो अपने आप को मुझे समझ लग मुझे लगा कि जैसे सुदामा कृष्ण से मिले थे और जो खुशी हुई थी उनके महल में जाके, वह वैसी खुशी समझ लो पहली बार राहुल भाई से बात करके मुझे हुई थी कि भैया जिनको मैं सोशल मीडिया पे पढ़ता था और राहुल भाई जल्दी किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं स्वीकारते हैं, और उस समय इनके पोस्टों पे मतलब कि जरा भी थोड़ा सा कोई बदतमीजी करता था वो सीधे ब्लॉक मारते थे। तो मैं बड़ा इनसे डरता था कि यार इतना बढ़िया ये लिख रहे हैं, अगर इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया तो इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं कहाँ से पाऊंगा। ठीक ठीक, अब आप लोगों का जो व्यक्तिगत संबंध है उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, दर्शकों ने उसका अंदाजा लगा लिया है। लेकिन मैं वकील साहब से जो है थोड़ा सा और समझना चाहूंगा। इसमें स्टेट की जो काउंसिल थी ऐश्वर्या भाटी, आज की सुनवाई में, चूंकि आज कई लोगों को उम्मीद थी कि आज वर्डिक्ट आ जाएगा, इसलिए उनका रवैया क्या था ये जान लेना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वकील साहब, ऐश्वर्या भाटी ने आज क्या कहा? जी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन जो लिया था और स्टेट की तरफ से था कि जो वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है वहां तक हम कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन था उनकी तरफ से। तो बाकी 14,000 की जो लिस्ट है, जैसा आपने कहा, हम उसे देखते हैं, पहले डाटा क्लियर आ जाए फिर उसको देखते हैं कैसे क्या है। क्लासिफिकेशन की बात आई तो बाकी चीजें आई कि रोहतगी साहब की तरफ से भी कुछ चीजें पेश की गई, तो उससे भी जो है कहा जैसा ने कि हम इसे बाद में देखेंगे, अभी तो फिलहाल डाटा क्लियर करके दे दीजिए, फिर हम बात करते हैं स्टेट से। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट ये कह रही है कि जो 6,000 कुछ पद अभी भरे जाने बाकी थे मूल भर्ती के विज्ञापन से,
हम उतना ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा की क्षमता नहीं है हमारे पास। जी जी यही अर्थ हुआ ना इस बात का कि वो 6000 कुछ भर्तियां ही देने को तैयार है। जी जी जी, अभी तक तो स्टेट का जो स्टेटमेंट था आज, उससे यही लग रहा था। फिलहाल अच्छा, अभी क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है कि क्या पॉजिटिव है और स्टेट भी पॉजिटिव है, तो अभी क्या डाटा आएगा क्लियर वो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन स्टेट का कहना यही था कि इंस्ट्रक्शन मुझे यही मिला है अभी। अब ये बताइए सर कि 14,851 तो पिटिशनर है 16 तारीख तक, अब रिक्तियां हैं 6000 कुछ जो बाकी हैं, तो क्या कोर्ट के पास ये अधिकार है या सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जा सकती है याचियों के पक्ष में कि वो कहे कि ये 6000 ठीक है, इसको रखिए, आप इतना तो देना ही है आपको, अब ये पद हम आपके लिए कह रहे हैं क्रिएट करिए और इन पर इन लोगों को याचियों को भर्ती दीजिए, अपॉइंटमेंट दीजिए। क्या कोर्ट इस हद तक याचियों के पक्ष में जा सकता है? जी, इस पे कोर्ट ने पहले, माननीय कोर्ट ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो भी करना है मैं बातचीत करके ही करूंगा। इसके लिए पिछले डेट पे जो है ऐश्वर्या मैम से जो है रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने अधिकारी को यहाँ बुला लें, अगर कुछ बातचीत होती तो हम उनसे खुद ही कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी इसका हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा और बातचीत सकारात्मक रूप से चल रही है मुझे लगता है। तो क्या आज कोई अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे? मेरे हिसाब से आज नहीं थे, आज मैम नहीं लीड कर रही थी ऐश्वर्या मैम, और उन्होंने बताया कि मुझे क्या इंस्ट्रक्शन मिला है और उन्होंने ही ये बताया कि इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भर्ती के आधार पर जितनी वैकेंसी है उसे भरी जाए। ओके, तो अब इसमें बातचीत की गुंजाइश कहाँ है? उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया ना वकील साहब कि जो भर्ती बाकी है उसी पे हम करेंगे। हाँ, उसके बाद भी माननीय जज साहब ने कहा पहले मेरे पास सामने चीजें आ जाए उसके बाद हम बात करते हैं, तो उन्होंने उस पर अपना स्पष्ट रूप से कहा कि उसको देखते हैं आगे। अभी तो फिलहाल यही इंस्ट्रक्शन मेरे पास आया है। अच्छा, एक मिनट के लिए एक और सूरत देखते हैं, एक और कंडीशन में आपके सामने रख रहा हूं। मान लेते हैं कि इस बातचीत के बाद सरकार अपनी मजबूरी जाहिर करे जज साहब के सामने कि साहब हम नहीं दे पाएंगे 6000 जो बाकी हैं उनके अलावा कुछ, और जज साहब उतने का ही ऑर्डर करें, तो फिर वो जो 6000 रिक्तियां हैं वो कैसे भरी जाएंगी? इसको अगर आप देखें हल के रूप में तो कैसे सामने आ सकता है वकील साहब? जी, इसमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि पहले लिस्ट क्या आती है। बिना कंफर्म लिस्ट के फिर डिसाइड ही करना बड़ा मुश्किल काम होगा कि कैसे आगे बढ़ी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वकील साहब, सही कह रहे हैं आप, मुझे भी लग रहा है इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है इस मामले में। बहुत कुछ होना बाकी है मुझे लगता है। अभी तो सबसे बड़ी चीज है कि क्लियर डाटा आना ही बाकी है। अभी तो आज एक बात और, एक प्रश्न ये भी उठा था, सॉरी डिस्टर्ब किया आपको, एक प्रश्न ये भी जी, जल्दबाजी में बच्चे जो 16 तारीख तक अपना डाटा दिए हैं उसमें कुछ लोग आईए नहीं भर पाए हैं, कुछ लोग अपना चीजें फिल नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए भी जज साहब ने कहा कि डाटा जो आया है उसको हम देखेंगे, पहले आ जाने दीजिए क्लियर डाटा को, आप अपने पास डाटा रख लीजिए, अपना सुरक्षित रखिए, हम उसको देख लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। ये जो 14,851 लोग 16 तारीख तक याची हैं, इनको तो अभी स्टेट द्वारा वेरीफाई किया जाना बाकी है वकील साहब। जी बिल्कुल बाकी, तब जाकर इनकी स्थिति स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है। स्टेट कल को अगर ये कह दे कि अच्छा ठीक है साहब पहले हमको वेरीफाई करने दीजिए और हमको 3 महीने का टाइम चाहिए, फिर इसमें माननीय जज साहब ने कहा कि इसमें ऑलरेडी डाटा सारी भरी पड़े हैं, सारी चीजें इसमें फिल हुई पड़ी हैं, आप देख लीजिए आपको क्या डाटा चाहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो हम आपको इससे समय प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें माननीय जज साहब ने ऐश्वर्या से कहा कि आप एक बार देख लीजिए, फिर उन्हें हमने फिजिकल फाइल दिया, उन्होंने डाटा देखा, फिर उन्होंने जो प्रशांत सर नोडल ऑफिसर द्वारा बनाया गया था उसको भी देखा, तो उन्होंने पाया कि इसमें कैटेगरी जो है नहीं भरी गई है और उसको सही किया जाए, तो इसीलिए 1 हफ्ते का टाइम मिला।
मतलब ये कि इस एक हफ्ते में कैटेगरी भरी जाएगी और फिर वो फाइल ऐश्वर्या भाटी जी के पास जाएगी, जैसा कि उम्मीद है। जैसे इसका मतलब फिर एक तारीख पड़ेगी, ये तो तय है। वकील साहब, सॉरी, नहीं बेहतर है, आपकी आवाज पहले से देखिए, बेहतर आ रही है। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हो सकता है अगली बार 29 को अगर ये डेटा आ जाए तो फिर उसको देखने के बाद कोर्ट उसे जी। स्टेट को देगा ना पढ़ने के लिए। अब आप इसको वेरीफाई करिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब जो लग 29 रहा के है, बाद जो एक और वहाँ का तारीख माहौल पड़नी था, तय उसी है। से ही था। उम्मीद है कि डिसाइड भी हो सकता है। उम्मीद है कि वेरीफाई करने के लिए एक टाइम भी लिया जा सकता है। तो हाँ, वो तो वक्त बताएगा, अभी फिक्स करना मुश्किल है, क्योंकि अब चीजें शशिपाल जी अपना बहुत सवाल आप पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए। मैंने अपनी आप बात क्लियर हो जाए। अपने सवाल पूछ लिए। शशिपाल जी प्लीज, फिर राहुल जी, 1 by 1। शशिपाल जी। जी। संदीप भैया, जितने भी याची हैं इस समय सबके जेहन में यही चल रहा है, जब से हुआ कि लोगों ने जैसे आप लोगों ने पक्ष रखा कि भाई कितने लोगों को मिलेगा, या जज साहब ने पूछा कि सरकार की ऐश्वर्या भाटी मैम से कि कितने लोगों को आप बात करके बताई हैं, तो मैम ने कहा कि अभी जो सीटें खाली हैं उसी के सापेक्ष, तो यानी एक तरह से देखा जाए तो 6170 सीट तो एक तरह से अब फिक्स हो गई है कि इतना लोगों को तो किसी भी कीमत में जॉब मिलने जा रही है। और बाकी के लिए जज साहब अभी वो बात करेंगे, और बाकी के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इतना लोगों को कराएंगे। तो थोड़ा सा एक प्रश्न ये लोगों के मन में चल रहा है कि जो के साथ क्राइटेरिया की भी बात हुई थी सर, कि उसमें ऐश्वर्या भाटी कुछ लोग कह रहे थे कि जो हमने क्राइटेरिया लगा है उसी के अंदर जो रहेंगे उन्हीं को देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं सर, जो सुनने वाली जनता है। बात जरूर चल रही थी, उसको उस पर भी जज साहब ने कहा पहले एक बार लिस्ट आ जाने दे, फिर उसके लिए क्लियर करेंगे कि क्या चीजें हैं, उसे चरणबद्ध तरीके से करा दिया जाएगा, लेकिन अभी पहले फाइनल लिस्ट आ जाने दीजिए एक बार। वो बात जरूर चल रही थी, आप जरूर जो कह रहे हैं वो बात सही है। श्रेया मैम ने कहा कि उसमें क्राइटेरिया फॉलो की जाइए, जो कैटेगरी बनाई गई है, जो पहले से डिसाइड हुई है, उसी को फॉलो किया जाएगा, उसको वैकेंसी को फिल करने के लिए। उसके बाद जो है जज साहब के पास जो 14,851 लोगों का डाटा है, तो उन्होंने कहा एक बार आ जाने दीजिए, उसके बाद हम जो है इस पे डिसीजन लेते हैं, क्या करना है, कैसे बात आगे बढ़ाई जाएगी तरीके से। ठीक है राहुल जी, आपको एक प्रश्न और संदीप भाई, लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार अगर 6100 मान लीजिए, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं भाई, हमको हर चीजों को लेकर चलना है, कोई कसम क्रिया नहीं है, हम तो चाहेंगे कि सभी हो जाए, आप भी अजय लायर चाहेंगे कि सभी का हो जाए। मान लीजिए जैसे अगर 6170 सीट पे ही होने की बातें होती हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न पूछेगा कि इसमें पूछा जा रहा है या लोगों के दिमाग में चल रहा है कि 90-105 या 90-197 के कट ऑफ जानना चाह रहे हैं आप शशिपाल जी? कट ऑफ, जी कट ऑफ बता पाना किस कट ऑफ को जो है कोर्ट, किस कट ऑफ को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? राजेंद्र जी, अभी से कट ऑफ बजाओ माना बड़ा मुश्किल काम है।